आप सभी विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास के पहले चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान इतिहास का पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति का यह दूसरा पार्ट है। इस चैप्टर को हम 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। चूंकि यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण और एक लंबा चैप्टर है, इसलिए हम इसे बहुत ही इसे हम गहराई से पढ़ेंगे और इसे हम 3 से 4, अगर हो सकेगा तो 5 चैप्टर में इसे कंप्लीट करेंगे। लेकिन यहाँ से हम कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो फ्रांसीसी क्रांति के पहले चैप्टर में फ्रांसीसी क्रांति के पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण फ्रांस में क्रांति हुई। ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण फ्रांस के सम्राट के प्रति लोगों में रोष व्याप्त हो गया। फ्रांस के जो लोग थे वे राजा के विरुद्ध हो गए। हमने इन सारे तथ्यों को, इन सारी बातों को हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। देखिए, जब लुई 16वां 1774 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा तो उस समय जो राजकोष था वह उसे खाली मिला। उसके बावजूद भी वह अमेरिका को, ब्रिटेन के पास अमेरिका का जो 13 उपनिवेश था उसको दिलाने के लिए वह अमेरिका के साथ मित्रता कर ली और ब्रिटेन के साथ शत्रुता कर ली, जिसके कारण उसे उसके ऊपर 10 अरब लिब्रे का और कर्ज बढ़ गया। पहले से ही 2 अरब लिब्रे का कर्ज था, 10 अरब लिब्रे का और कर्ज बढ़ गया और फ्रांस की जो राजतंत्रीय व्यवस्था थी वह पूरी तरह से चरमरा गई। दैनिक उपयोग वाली चीजों में भी खर्च करने के लिए राजा को सोचना पड़ रहा था, क्योंकि राजकोष पूरी तरह से खाली हो चुका था। तो उसके बाद लुई 16वां ने यह निर्णय किया कि हम कर बढ़ाएंगे और कर बढ़ाने का केवल एकमात्र कारण था कि राजकोष खाली हो चुका था। लोगों के लिए दैनिक चीजें भी उपलब्ध करा पाना लुई 16वां या फ्रांस की राजतंत्रीय व्यवस्था को भारी पड़ रहा था, जिसके कारण फ्रांस के सम्राट ने यह निर्णय किया कि हम कर बढ़ाएंगे। देखिए, राजा अपनी मनमर्जी से कुछ भी निर्णय कर सकता था, लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं था। फ्रांस में राजा को कर बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ती थी और उसके सदस्यों से मंजूरी लेनी पड़ती थी। ऐसा नहीं था कि लुई 16वां जब चाहे तब कर बढ़ा दे। उसे स्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ती थी और उस बैठक में जो तीनों स्टेट जनरल के जो प्रतिनिधि सदस्य होते थे उनसे मंजूरी लेनी पड़ती थी। तो चलिए अब यहीं से हम पॉइंट लिखते हैं कि क्या फ्रांस के सम्राट को कर बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की मंजूरी लेनी पड़ती थी। तो इसका उत्तर होगा हाँ। स्टेट जनरल क्या था? चलिए लिख लीजिए इसे कि फ्रांस के सम्राट को कर बढ़ाने के लिए
स्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ती थी। और उसके सदस्यों से मंजूरी लेनी पड़ती थी। ठीक है कि फ्रांस के सम्राट को ऐसा नहीं था कि फ्रांस के सम्राट थे तो वे जब चाहे अपने मनमानी तरीके से कर बढ़ा दें। उसके लिए स्टेट जनरल था, प्रतिनिधि सभा जिसको हिंदी में बोलते हैं, कि फ्रांस के सम्राट को कर बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ती थी और उसके सदस्यों से मंजूरी लेनी पड़ती थी। उसके सदस्यों से मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट जनरल की बैठक कौन बुलाता था? किसके पास इसका अधिकार होता था? क्या प्रतिनिधि सभा के लोग स्वयं स्टेट जनरल की बैठक बुला सकते थे? नहीं, क्योंकि स्टेट जनरल का जो अध्यक्ष होता था वह फ्रांस का सम्राट होता था। तो इसलिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास था? तो लिख लीजिए, स्टेट जनरल की ठीक है। स्टेट जनरल की बैठक बुलाने का अधिकार फ्रांस के सम्राट के पास होता था क्योंकि वह स्टेट जनरल का अध्यक्ष होता था। क्योंकि वह स्टेट जनरल का अध्यक्ष होता था। ठीक है, तो फ्रांस के सम्राट को कर बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ती थी, हाँ, और उसके सदस्यों से मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट जनरल की बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास था? तो फ्रांस के सम्राट के पास होता था क्योंकि वह स्टेट जनरल का अध्यक्ष होता था। अंतिम लुई 16वां के पहले जो अंतिम स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई थी वह कब बुलाई गई थी? तो उसका उत्तर होगा लिख लीजिए प्रश्न कि लुई 16वां के पूर्व अंतिम स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई गई थी? लुई 16वां के पूर्व अंतिम स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई गई थी? तो उत्तर में लिखिए कि लुई 16वां के पूर्व अंतिम स्टेट जनरल की बैठक 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी।
ठीक है, कि लुई 16वां के पूर्व अंतिम स्टेट जनरल की बैठक 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि स्टेट जनरल का था। बार बार इस शब्द का जिक्र आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? स्टेट जनरल क्या था? लिख लीजिए प्रश्न कि स्टेट जनरल क्या था? चलिए हेडिंग करिए, स्टेट जनरल। स्टेट जनरल क्या था? तो यह एक, देखिए, यह एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों प्रतिनिधियों के सदस्य होते थे। ठीक है, स्टेट जनरल क्या था? कि स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों प्रतिनिधियों के सदस्य होते थे। तीन प्रतिनिधि कौन कौन थे? तो तीन प्रतिनिधि में कौन कौन थे? हमने इसको पहले पार्ट में बताया है कि प्रतिनिधि में तीन प्रतिनिधि, पादरी, कुलीन और कृषक। ये तीन प्रतिनिधि थे और इन्हीं तीनों प्रतिनिधियों के एक एक सदस्य स्टेट जनरल में होते थे। एक एक सदस्य इन्हीं तीनों प्रतिनिधियों के स्टेट जनरल में होते थे। तो स्टेट जनरल क्या था? यह एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों प्रतिनिधियों के सदस्य होते थे। अति लघुत्तरीय प्रश्न में यह हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, और तीन प्रतिनिधि कौन कौन से थे? पादरी, कुलीन और कृषक। अब अगला पॉइंट है कि लुई 16वां ने स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई थी? लिख लीजिए कि लुई 16वां ने स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई थी? लिखिए उत्तर में कि लुई 16वां ने स्टेट जनरल की बैठक 5 मई 1789 ईस्वी को बुलाया था। ठीक है, कि लुई 16वां ने स्टेट जनरल की बैठक 5 मई 1789 ईस्वी को बुलाया था। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा।
चलिए देखिए, जब लुई 16वां ने जब लुई 16वां ने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी, वह बैठक किस लिए बुलाई थी? वह बैठक कर बढ़ाने के लिए बुलाई गई थी। तो उसमें तीनों प्रतिनिधियों के सदस्य शामिल हुए। पहले और दूसरे प्रतिनिधि के पादरी और कुलीन प्रतिनिधि से 300 सदस्य और कृषक वर्ग से 600 सदस्य स्टेट जनरल की बैठक में बुलाए गए। स्टेट जनरल की बैठक में बुलाए गए और इसमें से 300 और 600, 300 पादरी और कुलीन वर्ग से प्रतिनिधि थे और 600 कृषक वर्ग से प्रतिनिधि थे, परंतु एक ही सदस्य को मत देने का अधिकार था। और इस प्रतिनिधि सभा में किसान, मजदूर और औरतें भाग नहीं ले सकती थी। चलिए आगे लिख देते हैं कि स्टेट जनरल की बैठक में या स्टेट जनरल की सभा में किसान, मजदूर और औरतों का प्रवेश वर्जित था। चलिए लिख लीजिए, इसे पॉइंट के रूप में याद करिएगा कि स्टेट जनरल की प्रतिनिधि सभा में किसान, औरतें और मजदूर भाग नहीं ले सकते थे। ठीक है, नहीं ले सकते। स्टेट जनरल की प्रतिनिधि सभा में किसान, औरतें और मजदूर भाग नहीं ले सकते थे। तो अब आपके जहन में एक प्रश्न आया होगा कि सर ये बताइए कि तीसरा वर्ग कृषक वर्ग था और जब तीसरे वर्ग से किसान, औरतें और मजदूर यही भाग नहीं ले सकते थे प्रतिनिधि सभा में, तो फिर प्रतिनिधि सभा में इनकी ओर से कौन भाग लेता था? यह प्रश्न है कि इसका उत्तर लिख लीजिए कि प्रतिनिधि सभा में तीसरे वर्ग का, लिख लीजिए कि प्रतिनिधि सभा में तीसरे, चलिए हम लिख देते हैं कि प्रतिनिधि सभा में तीसरे वर्ग की तरफ से हमने अभी बताया कि किसान, औरतें और मजदूर इस सभा में भाग नहीं ले सकते थे। तो फिर ये बताइए कि प्रतिनिधि सभा में तीसरा वर्ग जो कि कृषक वर्ग था, उसकी ओर से कौन भाग लेता था? तो प्रतिनिधि सभा में तीसरे वर्ग की तरफ से या तीसरे वर्ग की तरफ से समृद्ध और शिक्षित वर्ग भाग लेते थे। ठीक है कि प्रतिनिधि सभा में तीसरे वर्ग का नेतृत्व किनके हाथों में होता था? समृद्ध और शिक्षित वर्ग के हाथ में होता था। प्रश्न घुमा फिरा कर पूछ सकता है कि प्रतिनिधि सभा में तीसरे वर्ग का नेतृत्व कौन करता था?
तो प्रतिनिधि सभा में तीसरे वर्ग का नेतृत्व समृद्ध और शिक्षित वर्ग के लोग करते थे। या प्रतिनिधि सभा में तीसरे वर्ग की तरफ से कौन भाग लेता था? तो प्रतिनिधि सभा में तीसरे वर्ग की तरफ से समृद्ध और शिक्षित वर्ग भाग लेते थे। यहां तक समझ में आया? यहां तक अगर कोई डाउट हो तो उसे पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिए कि प्रतिनिधि सभा में तीसरे वर्ग की तरफ से समृद्ध और शिक्षित वर्ग ही भाग लेते थे। लेकिन हुआ क्या कि जब लुई 16वां ने 5 मई 1789 ईस्वी को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई और उसमें तीनों वर्ग के लोग उस बैठक में शामिल हुए। हालांकि उस बैठक में किसान, औरतों को, मजदूरों को भाग लेने की अनुमति नहीं थी, इनका प्रवेश वर्जित था। फिर तीसरे वर्ग की तरफ से समृद्ध और शिक्षित वर्ग भाग लिए। अब जब स्टेट जनरल की बैठक हुई तो 300 जो पादरी और कुलीन वर्ग के लोग थे वे आमने सामने बैठ गए और उसके बाद जो तीसरे वर्ग के लोग थे वह इनके पीछे खड़े हो गए और तीसरे वर्ग के लोगों ने मांग की कि इस प्रतिनिधि सभा में जितने भी सदस्य आए हैं सभी सदस्यों का एक एक मत लिया जाए। तीसरे वर्ग ने यह मांग रखी सम्राट के सामने कि इस स्टेट जनरल या प्रतिनिधि सभा में जितने भी तीनों वर्ग से जितने भी लोग आए हैं सभी लोगों का एक एक मत लिया जाए। लेकिन सम्राट ने उनकी बात नहीं मानी, उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण स्टेट जनरल के जो तीसरे वर्ग के लोग थे, कृषक वर्ग से जो आते थे, तीसरे वर्ग के लोग सभा का बहिष्कार करके बाहर निकल गए। और उसके बाद उन्होंने नेशनल असेंबली का गठन किया। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, उसको हम आगे दिखाते हैं। चलिए, अब जब वहां से तीसरे वर्ग के लोग जब प्रतिनिधि सभा का बहिष्कार करके जब वहां से निकले तो वे लोग कहीं इकट्ठा हुए होंगे, तो वे लोग वर्साय के एक इंडोर कोर्ट में इकट्ठा हुए और वहीं पर मिराब्यो और आबे के नेतृत्व में नेशनल असेंबली का गठन किया। ठीक है, तो लिख लीजिए कि तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने मिराबयो और आबे के नेतृत्व में वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने मिराब्यो और आबे के नेतृत्व में वर्साय इंडोर टेनिस कोर्ट में 20 जून को इकट्ठा हुए
इकट्ठा हुए और नेशनल असेंबली का घोषणा कर दिया। ठीक है, जो तीसरे स्टेट के जो लोग थे, तीसरे स्टेट की तरफ से हमने बताया कि समृद्ध और शिक्षक वर्ग के जो लोग थे वही प्रतिनिधि सभा में भाग लिए थे। तो जो तीसरे वर्ग के, तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वे मिराबियो और आबे के नेतृत्व में वर्साय इंडोर टेनिस कोर्ट में 20 जून को इकट्ठा हुए और नेशनल असेंबली का घोषणा कर दी। चूंकि जो तीसरे स्टेट के लोग थे, प्रतिनिधि लोग थे, वे अपने आप को फ्रांस का प्रवक्ता समझते थे। वे अपने आप को फ्रांस का प्रवक्ता समझते थे। वे चूंकि ये तीसरे स्टेट के लोग फ्रांस की लंबी आबादी का नेतृत्व कर रहे थे, प्रतिनिधि कर रहे थे, तो इनके ऊपर निश्चित रूप से दबाव अधिक था। तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने, यही कारण था कि प्रतिनिधि सभा से निकल आए, प्रतिनिधि सभा का बहिष्कार कर दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि जब तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने प्रतिनिधि सभा का बहिष्कार किया तो उसके बाद 20 जून को वे लोग वर्साई इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए और वहीं पे नेशनल असेंबली का घोषणा कर दिया। ठीक है, नेशनल असेंबली का घोषणा कर दिया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब नेशनल असेंबली संविधान बनाने की तैयारी कर रहा था, जब नेशनल असेंबली संविधान बनाने की तैयारी कर रहा था, उस समय पूरे फ्रांस के लोगों में रोष व्याप्त था। किसके प्रति? सम्राट के प्रति। और वह रोष व्याप्त होने का कारण था कि कड़ाके की ठंड की वजह से किसानों के जितनी भी फसल थी वह सब बर्बाद हो चुकी थी। पाव रोटी की दाम आसमान छूने लगी थी। तो उसके बाद चूंकि दुकानों के सामने लोगों की लंबी लाइनें लग जाया करती थी, घंटों लोगों को अपने नंबर का इंतजार करना पड़ता था। तो ऐसी ही एक घटना हुई कि एक दुकान के सामने औरतें लंबी लाइन में खड़ी हुई थी। तो घंटों बाद जब उनका धैर्य टूटा तो वे लोग उसी दुकान पर हमला कर दिया और उसके बाद पूरे फ्रांस में हमला प्रारंभ हो गया। पूरे फ्रांस के जो लोग थे वे राजा के खिलाफ पूरी तरह से मुखर हो गए। यही कारण था कि लुई 16वां को 14 जुलाई को पेरिस में सेना भेजने की अनुमति देनी पड़ी। हमने पिछले भाग में बताया था कि जब लुई 16वां ने 14 जुलाई 1789 को जब पेरिस में सेना भेजने की अनुमति दी तो उसके बाद वहां के लोगों में अफवाह फैल गया कि वह सेना जो आ रही है वह हमारी सुरक्षा के लिए नहीं आ रही है बल्कि हमें मारने आ रही है। तो आंदोलन जो था वह और ही आक्रोशित हो गया। वह और ही जो लोग थे फ्रांस के वह और आक्रोशित हो गए और गांव तक यह आंदोलन पहुंचा। किसानों ने कुदालों और बेलचों, जो भी उनके पास हथियार थे, वे अपने हथियारों से जो ग्रामीण किला हुआ करते थे, जो कि कुलीन तंत्र का एक प्रकार से राजकोष हुआ करता था, उसी राजकोष पर वे लोग हमला करते, जिसके कारण कुलीन वर्ग के लोग वहां से भाग खड़े हुए। कुछ ने तो देश ही छोड़ दिया, कुछ ने तो देश ही छोड़ दिया। और यही कारण था कि लुई 16वां को लोगों के सामने झुकना पड़ा, लोगों के सामने झुकना पड़ा और नेशनल असेंबली को अनुमति देनी पड़ी। और वह अनुमति कब दिया था हम उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। इतना आप लोग नोट कर लीजिए।
ठीक है। जब लुई 16वां से नेशनल असेंबली की अनुमति मिल गई तो उसके बाद नेशनल असेंबली के लोगों ने 4 अगस्त लिखिए, फ्रांस के सम्राट से अनुमति मिलने के बाद नेशनल असेंबली बली के लोगों ने 4 अगस्त 1789 ईस्वी को करों, कर्तव्यों और बंधनों और सामंती व्यवस्था का करो, यहां करो का मतलब कर, करो, कर्तव्यों और सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया। अब यहां से प्रश्न बनता है कि नेशनल असेंबली ने सामंती व्यवस्था के उन्मूलन के खिलाफ कब प्रस्ताव पारित किया। या नेशनल असेंबली के लोगों ने सम्राट के करों और कर्तव्यों और सामंती व्यवस्था के उन्मूलन के विरुद्ध कब प्रस्ताव पारित किया, तो 4 अगस्त 1789 ईस्वी को। ठीक है। फ्रांस के सम्राट से जब अनुमति मिल गई नेशनल असेंबली को, तो अनुमति मिलने के बाद नेशनल असेंबली के लोगों ने 4 अगस्त 1789 ईस्वी को करों, कर्तव्यों और सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया कि अब हमें यह वाली व्यवस्था नहीं चाहिए, हमें अब सामंती व्यवस्था नहीं चाहिए, हम इसके विरुद्ध हैं। हमने पहले पार्ट में बताया था कि सामंती व्यवस्था क्या था, और सामंती कर वसूला जाता था किनके द्वारा, कुलीन वर्ग के लोगों के द्वारा। किससे, तीसरे स्टेट के लोगों से, और वो फसल के उपज का भाग होता था। ठीक है। तो सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया कब, नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1789 ईस्वी को। इतना पॉइंट क्लियर है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे इसी में लिख दें, चलिए आगे लिखेंगे। नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप कब तैयार किया, अगला प्रश्न है। लिख लीजिए कि नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप कब तैयार किया। लिखिए कि नेशनल असेंबली ने
कि नेशनल असेंबली ने 1791 ईस्वी में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। प्रारूप तैयार कर लिया। नेशनल असेंबली ने जो संविधान का प्रारूप तैयार किया उसका उद्देश्य क्या था? इस प्रारूप का उद्देश्य क्या था कि 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया, लेकिन इस प्रारूप का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को कम करना। इसका उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को कम करना। सम्राट से उसके बाद क्या हुआ कि सम्राट से कुछ शक्तियां छीनकर उसके बाद हुआ कि सम्राट से जब नेशनल असेंबली का प्रारूप तैयार कर लिया गया तो जिसका उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को कम करना, उसके बाद नेशनल असेंबली के लोगों ने क्या किया कि सम्राट की कुछ शक्तियों को छीनकर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया। ठीक है कि नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप कब तैयार किया? क्लियर है कि 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। नेशनल असेंबली ने जो संविधान का प्रारूप तैयार किया उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को कम करना। उसका उद्देश्य क्या था कि सम्राट की शक्तियों को कम करना। उसके बाद क्या किया कि नेशनल असेंबली ने संविधान की सम्राट की कुछ शक्तियों को छीनकर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया। इतना क्लियर है? यहां से कोई डाउट? अगर कोई डाउट होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए संविधान ने कानून बनाने के लिए नेशनल असेंबली को अधिकार कब सौंपा? अगला प्रश्न, संविधान ने कानून बनाने के लिए नेशनल असेंबली को अधिकार कब सौंपा? चलिए लिखिए कि 1791 ईस्वी में संविधान ने
कानून बनाने का अधिकार। कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। (1791) में ही संविधान का प्रारूप तैयार हुआ था। 1791 में ही सम्राट की शक्तियों को कम किया गया था। 1791 ईस्वी में ही संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसे सौंप दिया? नेशनल असेंबली को। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद अब देखिए कि नेशनल असेंबली कैसे चुनी जाती थी। नेशनल असेंबली कैसे चुनी जाती थी, यह प्रश्न है कि नेशनल असेंबली का चयन अप्रत्यक्ष मत के द्वारा होता था। मत के द्वारा होता था। नेशनल असेंबली का चयन अप्रत्यक्ष मत के द्वारा होता था और नेशनल असेंबली के जो सदस्य होते थे उनका चयन प्रत्यक्ष मत के द्वारा होता था, अर्थात उनका जो चयन था वह जनता करती थी। और मत देने का अधिकार किसे प्राप्त था? नेशनल असेंबली जब संविधान का गठन हो गया तो मत देने का अधिकार किसे प्राप्त था? क्या सभी जनता को मत देने का अधिकार प्राप्त था? तो इसका उत्तर होगा नहीं। मत देने का अधिकार केवल 25 वर्ष से अधिक आयु वाले उन व्यक्तियों को मत देने का अधिकार प्राप्त था जो सक्रिय हो और जो कम से कम 3 मजदूरी का कर दे सके। जो कम से कम 3 मजदूरी का कर दे सके। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, हम आगे लिख देते हैं। चलिए, फ्रांस के संविधान के अनुसार मत देने का अधिकार किसे प्राप्त था? या प्रश्न इस तरह से लिखिए कि 18वीं 19वीं शताब्दी में 18वीं 19वीं शताब्दी में फ्रांस के लोगों को मत देने का अधिकार किसे प्राप्त था? तो लिखिए, फ्रांस में 25 वर्ष से अधिक आयु वाले ऐसे ही पुरुष को मत देने का अधिकार था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी
कर के रूप में दे सके। ऐसा नहीं था कि जो सभी लोग मत दे दें, सबको मत देने का अधिकार नहीं था, और 25 वर्ष से कम आयु वाले पुरुषों को भी मत देने का अधिकार नहीं था। स्त्रियों को तो पहले से ही मत देने का अधिकार नहीं था। तो फ्रांस में 25 वर्ष से अधिक आयु वाले ऐसे ही पुरुष को मत देने का अधिकार था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी कर के रूप में दे सके, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी कर के रूप में दे सके। अब यहां पर बड़ा आश्चर्य बात है कि फ्रांस में फ्रांस के संविधान का पहला शब्द क्या है? फ्रांस के संविधान का पहला शब्द क्या है? तो लिखिए उत्तर में, फ्रांस के संविधान का पहला शब्द, संविधान का पहला या आरंभिक शब्द पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। कि फ्रांस के संविधान का आरंभिक शब्द पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र था। ठीक है, हमने अभी तक फ्रांस के संविधान, नेशनल असेंबली और स्टेट जनरल पर चर्चा किया। आज यहीं तक हम चर्चा करेंगे। अगले भाग में हम फ्रांस के राजनीति से संबंधित कुछ और तथ्यों पर चर्चा करेंगे। चलिए एक पॉइंट पर और चर्चा कर लेते हैं कि कुछ राजनीतिक प्रतीकें थी, कुछ राजनीतिक प्रतीक थे। उन प्रतीकों का क्या अर्थ था, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए, हेडिंग डाल लीजिए, कुछ राजनीतिक प्रतीक। प्रश्न यहां से आ सकता है कि इन राजनीतिक प्रतीकों पर टिप्पणी कीजिए या इन राजनीतिक प्रतीकों के अर्थ को समझाइए। ठीक है, निम्नलिखित राजनीतिक प्रतीकों के अर्थ को समझाइए। चलिए, उसके बाद आज की क्लास समाप्त कर देंगे। कुछ राजनीतिक प्रतीक, कुछ राजनीतिक प्रतीकों का अर्थ, हेडिंग डाल लीजिए। अब जैसे मान लीजिए पहला प्रतीक है टूटी हुई जंजीरें। जंजीर किसका प्रतीक होता है? तो जंजीर गुलामी का प्रतीक होता है। जंजीर किसका प्रतीक होता है? जंजीर गुलामी का प्रतीक होता है। और टूटी हुई जंजीरें किसका प्रतीक होगा? तो टूटी हुई जंजीरें यह दासों की आजादी का प्रतीक है।
टूटी हुई जंजीरें मतलब वे दासता से मुक्त हो चुके हैं। दासों की आजादी का यह प्रतीक है। जैसा कि अभी हमने बताया कि जंजीर जो होता है वह गुलामी का प्रतीक होता है, तो टूटी हुई जंजीरें यह दासों की आजादी का प्रतीक था। दूसरा था राजदंड। राजदंड, राजदंड मतलब यह किसी सम्राट या किसी राजतंत्र की ओर हमें संकेत कर रहा है। तो राज यहां पर लिख लीजिए कि राजदंड जो होता था वह शाही सत्ता का प्रतीक होता था। वह क्या होता था कि वह लिख लीजिए, यह शाही सत्ता का प्रतीक होता था। यह शाही सत्ता का प्रतीक था। उसके बाद अगला जो आपके किताब में दिया है कि नीला सफेद लाल। यह क्या था? यह तो रंग है, हाँ, लेकिन फ्रांस की क्रांति में या फ्रांस के संविधान में इसका क्या महत्व था? नीला सफेद और लाल, तो यह राष्ट्रीय रंग था। यह फ्रांस का राष्ट्रीय रंग था। क्या था? राष्ट्रीय रंग। ठीक है। डैनो वाली स्त्री, डैनो वाली स्त्री, यह किसका प्रतीक थी? तो यह कानून का मानवीय रूप थी। तो यह कानून का मानवीय रूप थी। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। हमने फ्रांस के राजतंत्र के विषय में चर्चा किया। उसके बाद किस तरह से फ्रांस में राजतंत्रीय व्यवस्था खत्म हुई, इसके विषय में हम चर्चा किए। और आज हमने चर्चा किया कि नेशनल असेंबली का गठन कैसे किया गया, स्टेट जनरल क्या था, और संविधान का प्रारूप कब तैयार किया गया। तो इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम चर्चा किए। उम्मीद है कि यहां से कोई भी प्रश्न छूटा नहीं होगा। अगर छूटा होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम वहीं पर उसका उत्तर दे देंगे। ठीक है, तो कुछ राजनीतिक प्रतीकों का अर्थ अंतिम चरण में हमने चर्चा किया, चूंकि यह इंपॉर्टेंट है। तो जैसे टूटी हुई जंजीरें, यह दासों की आजादी का प्रतीक था। राजदंड क्या था? यह शाही सत्ता का प्रतीक था। नीला सफेद लाल क्या था? यह फ्रांस का राष्ट्रीय रंग था। डैनो वाली स्त्री क्या थी? यह कानून का मानवीय रूप थी। तो यहां तक हमने चर्चा किया। अब हम अगले भाग में फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई और उसके विषय में हम अब अगले भाग में चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हम इस टॉपिक को 3 से 4 पार्ट और 5 पार्ट भी लग सकते हैं, उतने में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक को हम बहुत गहराई से पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।